हेलो एवरीवन। चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स माइंडसेट में आपका स्वागत है। नाउ वी आर बैक आफ्टर अ शॉर्ट गैप ऑफ ऑलमोस्ट 7 to 8 days और टुडे वील बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस PYQs ऑफ चैप्टर एनपीए बैड लोन्स एंड बेसल एज पर द माइक्रो शेड्यूल। और सो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देयर विल बी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन लेक्चर फॉर दिस, हार्डली 8 to 10 क्वेश्चंस। और आज के बाद डेली हर हम दिन एक लेक्चर अपलोड करेंगे और अब कोई गैप नहीं होगा एज पर द शेड्यूल एंड प्रॉमिस। एंड बिफोर प्रीलिम्स 2026 हम लोग ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के PYQs 2013 से 25 के निपटा लेंगे। सो लेट अस बिगिन। 13 से 25 के, है ना। पहला सवाल, the Reserve Bank of India mandates all the listed companies to submit a business responsibility and sustainability report। अब देखिए, जब इस सवाल को मैंने देखा तो मुझे इतना बहुत ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन इतना मुझे पता था कि कंपनी की जहाँ तक बात आती है ना, किसी कंपनी की जनरल कॉमन सेंस, वहाँ पर जब कंपनी की बात आती है तो आरबीआई का शायद ही कोई रोल होता है। रोल जो होता है वो सेबी का होता है। किसका होता है? सेबी का, है ना। सेबी डील करती है कंपनी से रिलेटेड। तो इस हिसाब से मुझे ये स्टेटमेंट गलत लगा। ठीक। Second, in India, a company submitting BRSR makes disclosures in report that are largely non-financial in nature। अब देखिए, BRSR क्या है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इसमें कोई भी बिजनेस अपना सोशल इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करता है। किसके बारे में चर्चा करता है? सोशल इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, तो वो नॉन फाइनेंशियल नेचर के हुए। किस नेचर के हुए? नॉन फाइनेंशियल नेचर के। तो उस नाते ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर शुड बी ओनली सेकंड करेक्ट, दैट इज 2। और यही आंसर भी जो कमीशन ने दिया था, यही आंसर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा कॉमन सेंस जो जनरल, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, उससे भी इस स्टेटमेंट को बहुत आसानी से निकाला, इस फर्स्ट स्टेटमेंट को निकाला जा सकता था। ठीक है, अच्छा, जो बी, इसके बारे में थोड़ा बता दूं, BRSR किस चीज़ से डील करता है? तो इकोलॉजिकल मैंने बता दिया, सोशल और गवर्नेंस की, कंपनी को कैसे गवर्न किया जा रहा है, इन तीनों चीज़ों से वो ESG रिलेटेड, आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, ESG, इकोनॉमिकल सोशल गवर्नेंस रिलेटेड बात करता है। ठीक, नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच आर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द गवर्नर ऑफ RBI इज चेयरमैन ऑफ बैंक्स ब्यूरो। बिल्कुल ही गलत बात है। जब आप RBI पढ़े होंगे, RBI से रिलेटेड बातें डिटेल में, तो आप पाए होंगे कि आपके टीचर या सर आप नोट्स लिखाए होंगे कि कौन RBI का चेयरमैन की फंक्शन क्या क्या है। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि वो RBI का जो गवर्नर होता है वो चेयरमैन होता है बैंक्स ब्यूरो का। तो सर कौन होता है वो? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वन रॉन्ग होते ये गया, ये गया, ये गया, सीधा आंसर ये। ठीक, बट स्टिल वी विल बी एनालाइजिंग द स्टेटमेंट्स। BBB रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड है ना, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, इन सब के हेड कौन बनेंगे, ठीक है, वो बैंक बोर्ड ब्यूरो ही डिसाइड करता है। इट हेल्प्स पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी फॉर एंड कैपिटल रेजिंग प्लान। ये भी बिल्कुल सही बात है। सो ओनली 2 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक, बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता है इसके बारे में आप समझ गए। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है बेसिकली, इसमें कुछ अलाइड इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं दे दूं, है ना, कौन कौन होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो के अंदर, तो क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं भविष्य में भी। तो BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो होते हैं उसमें चेयरमैन होता है। ठीक, एक चेयरमैन होगा। इसके अलावा 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, है ना, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन, जैसे से कौन कौन है 3 एक्स, तो मैं इसको थोड़ा सा नीब को छोटा करूँ, पतला करूँ, है ना। 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन होते हैं? सेक्रेटरी होते हैं। कौन कौन? सेक्रेटरी लेवल के IAS अधिकारी होते हैं। कौन कौन? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, है ना। इसके अलावा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इस एंड
सेक्रेटरी डिपार्टमेंट डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर आरबीआई, ये 3 लोग होते हैं, ठीक। इसके अलावा 5 एक्सपर्ट भी होते हैं। कौन होते हैं? 5 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक। उसमें हमें जानना नहीं है, ठीक है। इस 5 एक्सपर्ट मेंबर में 2 जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर से होते हैं। तो देखिए आप भविष्य में से सवाल उठ सकता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट आप इसको देखिए, और करता क्या है फंक्शन आप देख रहे हैं, कैसे कैपिटल रेज करना है पब्लिक सेक्टर बैंक को, उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें, ठीक है, और कौन उसका हेड होगा, ये सारी चीज़ें उसकी फंक्शन होती है। एक थोड़ा सा टर्न कर गया है, वो उसके फंक्शन होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। सर्टन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, आरबीआई के गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। आपको अगर डिटेल नॉलेज आरबीआई जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल नॉलेज मिली होगी, अगर नहीं भी तो ऐसे देख सकते हैं, रघुराम राजन, फिर उर्जित पटेल, फिर शशिकांता दास थे, है ना। तो कौन बनाया था सबको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये आरबीआई एक्ट के तहत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। Certain provisions in the Constitution gives central government right to issue directions to RBI in public interest। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को निर्देश तो दे सकता है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन इससे डील नहीं करता है, वो डील करता है आरबीआई एक्ट। तो उस नाते ये स्टेटमेंट गलत है। 2 गलत होते, देखिए ये गया, ये गया, ये गया, पर हम लोग सीधा आंसर आ गया 1 and 3, पर हम लोग फिर भी एनालाइज करेंगे। गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज his power from RBI, very important and simple answer, simple statement, so 1 and 3 is the right answer। अब देखिए जिसको थर्ड का भी नॉलेज होगा ना, वो सेकंड को गलत काट देगा। मान लीजिए एक बारी नहीं, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में, एक बारी नहीं हिट किया कि भाई आरबीआई एक्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आरबीआई एक्ट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई गवर्नर को निर्देश देने के लिए, ठीक है। तो यह चीज़ आप थर्ड स्टेटमेंट से भी इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया, है ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखिए नाम से पता चल रहा है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम से पता चल रहा है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ICR, इंटरेस्ट कवरेज, ठीक। कि कोई भी कंपनी, फर्म मतलब कोई भी कंपनी, है ना, अपने अर्निंग्स से, कोई भी कंपनी अपने अर्निंग्स से, है ना, जो लोन लेगा उसके कितना इंटरेस्ट पे कर पा रहा है ना, अपने अर्निंग से उसने जो लोन लिया है उसके कितना ब्याज वो चुका पा रहा है, इंटरेस्ट दे पा रहा है, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक। और आपको भी समझ पा रहे हैं, अगर हम अपने अर्निंग से ज़्यादा ब्याज चुका पा रहे हैं मतलब मेरी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी होगी। तो यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ICR हाई है तो मेरी कंपनी की कंडीशन गुड है, और अगर ICR लो है तो कंपनी की कंडीशन पुअर है या बैड है ना। अब इसी बेसिस पे हम इस PYQ को तोड़ेंगे। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। ऑब्वियस सी बात है, बैंक जो लोन दे रहा है हम उसको चुका पाएंगे कि नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। बैंक कितना लोन देगा, अभी कितना लोन दे सकता है, भविष्य में कितना देगा, वो भी डिपेंड करेगा। करेक्ट स्टेटमेंट। द हायर ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वर्स इज एबिलिटी टू सर्विस, गलत बात है, हाई तो अच्छा होता है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो ओनली 1 and 2, सो ए इज द आंसर। देखिए थोड़ा कॉमन सेंस भी अगर आप लगा सकते हैं तो उससे आंसर आ जाएगा। मेरा तो ऐसे ही आया था, बहुत नॉलेज नहीं था मुझे इस रेशियो के बारे में, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर, उस समय बहुत था ये न्यूज़ में 2019 के आसपास, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन बाय इंडियन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज बर्डन, भाई इससे तो कोई लेना देना नहीं। टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फालतू बात, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं होता है, कई तरह की फंडिंग होती है, विएबिलिटी गैप फंडिंग वगैरह आप पढ़े होंगे। टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर अ लोन ऑफ ₹50 crore और मोर। टू एम एट फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस, देखिए उस समय बहुत NPA की बात हो रही थी, चैप्टर का नाम भी NPA से रिलेटेड है, बैड लोन NPA आप समझ सकते होंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट डी इज करेक्ट।
उस वक्त था, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट हुआ था इंडियन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, है ना। और उसका प्रोजेक्ट का जो नाम था, मैं थोड़ा जगह आपको ले लूँ, प्रोजेक्ट सशक्त एक हुआ था साइन, है ना, प्रोजेक्ट सशक्त। उसमें क्या हुआ था वो भी मैं बता देता हूँ आपको। प्रोजेक्ट सशक्त, प्रोजेक्ट सशक्त हुआ था, ठीक है, जिसमें था कि जो 50 करोड़ से ऊपर के लोन है ना, उनका रिजोल्यूशन, है ना, उनके रिजोल्यूशन से रिलेटेड था। इतने से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो। देखिए किस तरह से 19 का ये सवाल, ठीक है, ये रेजोनेट किया है फिर 2022 के अंदर, आप देख रहे हैं 3 साल के बाद। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि ये अनाप शनाप मॉक करने से, उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाने से मॉक में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाने से कि मॉक में ख़राब स्कोर कर रहे हैं, उससे लाख गुना अच्छा है कि आप PYQ एनालिसिस करें, ठीक है। ये मत सोचिए कि सर एक क्वेश्चन से ही मुझे याद है मैंने 2 बार प्रीलिम्स मिस किया हूँ, एक क्वेश्चन के गैप से, है ना। तो इसलिए 2022 का 2020 का, इसलिए 20 का तो हद ही था, 20 पे तो 90.5 कट ऑफ था, 92 कट ऑफ था या 91 था, मुझे 90.5 से मिस किए थे। और 22 का मैं मिस किया था 1.5 या 1.75, इस तरह से कुछ आसपास। तो एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है प्रीलिम्स में। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट सिलेक्शन, इट्स अबाउट एलिमिनेशन। तो एक मार्क्स के लिए फाइट होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, seventh question. With reference to governance of public sector banking in India, consider the following statements. Capital infusion into public sector bank by the government of India has steadily increased in the last decade. अब देखिए, ये वो दौर था यूपीएससी के पेपर का जब ट्रिक्स बहुत काम कर जाते थे। 2018 कोई भी चीज़ हमें सिखाया जाता था, या आप ऑब्जर्व कंटिन्यूसली ना तो इंक्रीज करता है इकोनॉमी ना डिक्रीज, है ना, अप डाउन होते रहता है, इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया। तो ये कह रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे डाले हैं, पंप किए हैं, है ना, वो कंटिन्यूसली बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से ये गलत स्टेटमेंट है। अगर आप उस साल के इकोनॉमिक सर्वे देखे होते तो उसमें ग्राफ भी था, है ना, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक। टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद प्रेजेंट स्टेट बैंक इंडिया हैज बीन इफेक्टेड। ये कहता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के बहुत ज़्यादा बैड लोन्स हो गए, NPAs हो गए हैं, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स भी उसको कहते हैं। उसको सही करने के लिए क्या बहुत सारे बैंक का मर्जर हुआ है एसोसिएट बैंक के साथ, मेन पेरेंट बैंक। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। किसका किसका मर्जर हुआ है, जैसे आपने सुना होगा, मेन बैंक थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बहुत सारा और भी था, SBI पटियाला, ठीक है, SBI बीकानेर एंड जोधपुर, है ना, इन सब का मर्जर हुआ था। भारतीय महिला बैंक, सबका मर्जर हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। देखिए आइडियल तरीका क्या है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना, उसके आप एक नोट्स लिखिए, उसमें लिखते रहिए। मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेंगी इन PYQ से जो निचोड़ निकलता है, ठीक है। नहीं कर रहे तो आपका लॉस है, सब कुछ फ्री, हम कुछ आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, CA कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसी को CRAR रेशियो भी कहते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, is the amount that banks have to maintain in the form of their own fund to offset any loss that bank incur in the account holders fail to repay dues. देखिए कैपिटल टू CRAR रेशियो या CAR रेशियो क्या होता है। CAR रेशियो ये होता है कि बैंक जो होता है ना, अपना कुछ कैपिटल को साइड कर देता है रिस्क को निपटने के लिए, अगर इसका मैं फॉर्मूला देखूँ तो CRAR का फॉर्मूला होता है बैंक कैपिटल, है ना, बैंक कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, इनका रेशियो CRAR रेशियो कहते हैं। RBI इसको कहता है लगभग 9% के आसपास रखने के लिए, किसके पास 9% के आसपास रखने के लिए, ठीक है। और किसने इंट्रोड्यूस किया था CRAR रेशियो, बेसल सेटलमेंट ने ना, बेसल एग्रीमेंट ने। अब उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे लेक्चर को एंड करते समय। तो ये कहता है कितना रिस्क वेटेड एसेट है। अब जितना हाई होगा CRAR, उतना ज़्यादा बैंक कैपिटल जो है अपने एसेट को आप कह सकते हैं उतना कम, देखिए रिस्क वेटेड एसेट है, ये हाई तो डिनोमिनेटर लो। मैथ से आप समझिए, मैं बार बार कहूँ, इकोनॉमी को अगर आप मैथ से समझेंगे तो बहुत क्लियर और स्विफ्ट आंसर आते हैं, है ना।
हाई हमेशा बैंक के लिए गुड होगा, है ना, ठीक है। और कैपिटल, क्योंकि आप देखिए ना, कैपिटल बैंक कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स, और लो जो होगा बैंक के लिए नॉट गुड होगा, ठीक है। तो कैपिटल तो पहला स्टेटमेंट सही है कि कितना बैंक प्रोविजन कर रहा है, मतलब इट इज अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रिपे ड्यूज, है ना, अगर वो ड्यू को रिपे नहीं कर पा रहे तो, ठीक। कितना उसका मतलब हाई कितना उसका कैपिटल है उस रिस्क को कुशन करने के लिए, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज डिवाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, गलत बात है, मैंने अभी बताया आरबीआई डिसाइड करता है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। देखिए स्ट्रेस्ड एसेट जो होता है एनपीए से रिलेटेड होता है, अब जो ऑप्शन उससे मिलता है जुलता होगा उसको सही कर देंगे। इट इज अ प्रोसीजर फॉर कंसिडरिंग इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट स्कीम, फालतू बात। इट इज़ अ स्कीम, देखो कुछ ऑप्शन तो देखते आपको लगा कि ये फर्जीवाड़ा नॉनसेंस टॉक कर रहा है, वो सीधे हटेंगे। यूपीएससी में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इट इज़ अ स्कीम ऑफ आरबीआई फॉर रीवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज। फिर से पढ़िए स्टेटमेंट को, थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, काम का लग रहा है ना। इट इज़ अ स्कीम ऑफ आरबीआई फॉर रिवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट एंड फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज। अब देखिए एनपीए यही तो था, मान लो मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ, कैपिटलिस्ट हूँ, मैंने लोन लिया एसबीआई से पर मैं उसको चुका नहीं पा रहा हूँ, तो ये ऑप्शन एक सेंसिबल लगता है, इसको भी मैं डॉट मान रहा हूँ। इट इज़ अ डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेक्स, बिल्कुल बेकार बात है। एनपीए से डिसइन्वेस्टमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं होता है, बेवकूफ़ों वाली बात है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन द आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत बात है। अब ये भी एनपीए से रिलेटेड है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता था, पर ऐसा आईबीसी कोड बहुत न्यूज में था 2016 के आसपास, 16-17 के आसपास, इसीलिए 17 में पूछा गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड। सो बेस्ट आंसर इज 9th, ठीक है। बेसल 3 अकॉर्ड ऑफन सीन इन न्यूज इज 6-2। अब देखिए बेसल 3 क्या है, मैं आपको बता दूं। बेसल जो है एक जगह है स्विट्जरलैंड में, है ना, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। वहां पर 3 एग्रीमेंट हुए हैं, बेसल 1, ठीक, 1988 में, बेसल 1 वाज इन 1988। बेसल 1 जो है यही CRR, देखो बहुत सारी चीज़ होती हैं हर एग्रीमेंट में और हम सब पढ़ नहीं सकते, यूपीएससी उन चुनिंदा चीज़ों को हिट करता है। तो CRR-AR रेशियो इंट्रोड्यूस इसी बार हुआ था, ठीक है, बेसल 1 में। हर बार स्विट्जरलैंड में ही हुआ था, बेसल में ही होता है। बेसल 2 ये 2004 में हुआ था, ठीक। इसमें मिनिमम बैंक की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की ओर बात हुई थी। इसके अलावा मार्केट डिसिप्लिन की बात हुई थी, जो इंपॉर्टेंट बात है जो पूछी जाती है वो बता रहा हूँ, है ना। बेसल 3 भी हुआ था, आपसे डेट ही पूछ सकता है, कोई भरोसा है, 2010 में हुआ था। इसमें मोर टीयर 1 कैपिटल की बात हुई थी। अब ये क्या होता है टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, वो भी हम आगे बता देते हैं, पहले आंसर निकाल लेंगे इसका फिर बताएंगे। नेक्स्ट, कैपिटल कन्वर्जन बफर की बात हुई थी, जिसको 2.5% सेट किया गया था। सर ये क्या होता है, उसके लिए डिटेल्ड इकोनॉमिक्स की लेक्चर देखनी होगी आपको। LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की बात हुई थी, ठीक है। ये 3 बेसल हुए थे, कहाँ होते, स्विट्जरलैंड में। कौन ऑर्गेनाइज करता है बेसल, BIS। कौन, BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, है ना, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इसकी चर्चा करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। बोलिए, अब हम लोग देख लेते हैं इसके आंसर। बेसल 3 अकॉर्ड और सिंपली बेसल 3 ऑफन सीन इन न्यूज इज सीक्स टू डेवलप नेशनल स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बताइए इकोनॉमिक्स से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ से आया, फालतू से। इंप्रूविंग बैंकिंग एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए ये सही स्टेटमेंट हो सकता है। रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस, फालतू बात। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू, सो आंसर बी इज द करेक्ट, है ना। बाकी मैंने तो आपको और भी डिटेल बता दी,
है ना, और भी डिटेल बताती है। अब थोड़े से और कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जैसे टीयर 1 टीयर, हमने बेसल देख लिया, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा, मुझे जगह चाहिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक सेकेंड। ठीक है, तो आप CRAR से क्या समझे, जितना हाई CRAR होगा वो अच्छा होगा। इसका मतलब बैंक जल्दी बैंकरप्ट नहीं हो सकता है, दिवालिया उसका नहीं निकल सकता, उसके पास इतना कैपिटल है कि वो लॉसेस को कुशन कर ले, शॉक को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, बेसिकली बैंकिंग के टर्म में टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल्स क्या क्या होते हैं। देखिए, टीयर 1 कैपिटल क्या होते हैं, ठीक है, इसको कॉमन इक्विटी, कॉमन इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल ये होता है ना। क्या होता है इक्विटी, अब इक्विटी वगैरह क्या होता है आप समझते होंगे, अगर आप इस फाइनल प्रिपरेशन मोड में है तो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, वो टीयर 1 होता है, ठीक है। ये जो बैंक के अंदर प्रॉफिट होता है उसको रेफर करता है, प्रॉफिट केप्ट इन बैंक, ठीक है। स्टैचू क्या क्या होते हैं उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टैचूटरी रिजर्व होता है ये, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, एडिशनल टीयर 1 भी होता है ना। ये तो आपको बात करें कॉमन इक्विटी टीयर 1 है, दिस इज उतना डिटेल में नहीं जाना है, CET1 कॉमन इक्विटी टीयर 1, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ फिर बताऊंगा होता क्या है। टीयर 2 देखिए, मान लीजिए जैसे मैं ऐसे कहूँ, मेरे पास धन दौलत है ना, कुछ कैश है, कुछ मेरे पास सोना है, मैं कह दूं कि कैश मेरा टीयर 1 है और सोना टीयर 2 में आ गया, उसी टाइप का क्लासिफिकेशन है ये बैंक के कैपिटल का। टीयर 2 क्या क्या होता है भाई, टीयर 2 के अंदर सब ऑर्डिनेटेड डेब्ट टीयर 2 कहलाता है। एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लोन्स टेकन बाय बैंक, जो बैंक लॉन्ग टर्म लोन लेता है वो होता है, ठीक। इसके अलावा और क्या होता है, जनरल लोन लॉस रिजर्व्स होते हैं, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स विथ मैच्योरिटी, ये भी होते हैं, है ना। अच्छा, टीयर 1 जो होता है ये, उसको आपको याद करने का तरीका देता हूँ, ये होता है रियल ओनर मनी, जो एक्चुअल मेरा है पैसा, प्लस परमानेंट कैपिटल, जो परमानेंट कैपिटल है। टीयर 2 जो होता है ये बोरोड, एक तरह का लोन वाले सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ, लोन सब है, बोरोड लॉन्ग टर्म बैकअप कैपिटल होता है, बोरोड लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल कैपिटल होता है, ठीक है, बैकअप कैपिटल। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लें तो टीयर 1 जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, टीयर 1 जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब हमें लॉस हो रहा था उसको झेलने के लिए टीयर 1 कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये जो होता है ऑब्वियस सी बात है, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, है ना, ये जो होता है ये लेस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसके अलावा टीयर 1 जो होता है लिक्विडेशन, मानिए हमको लॉस हुआ, मुझे कुछ खरीदना है, मेरे पास पैसा है, हम तुरंत खर्च कर सकते हैं, पर ज़मीन है उसको हमको तो बेचना होगा ना, तो ये इमीडिएट लॉस एब्जॉर्प्शन में इमीडिएट करता है, ये इमीडिएट लॉस एब्जॉर्ब करता है, ये करता है लॉस एब्जॉर्ब ऑन लिक्विडेशन
लिक्विडेशन होगा, मान जैसे ज़मीन है बिकेगा तभी तो लॉस एब्जॉर्ब करेंगे, वो किसी को लोन लिए है पैसा चुकाना है तो, ठीक। इसके अलावा इस पे लो रिस्क होता है, इस पे हाई रिस्क होता है, ठीक। और ये जो कुछ खास बात है ना, और कुछ अगर है इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, ये भी याद रखने का है। नो मैच्योरिटी इन टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 में मैच्योरिटी होती है। तो जितने भी डिफरेंस मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब आप सिर्फ सुन रहे हैं तो काम नहीं करेगा, अगर आप इसका प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं PYQ का तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई ऑप्शंस मिलता जुलता आ जाएगा, हो सकता है टीयर 1 से रिलेटेड ही बात इस बार आ जाए पेपर में, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप इसका नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो आज जितना एलाइड इन्फॉर्मेशन देना था मैंने आपको दे दिया है। इसी के साथ आज विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अच्छे से पढ़ते रहिए। हैप्पी होली वंस अगेन, बाय।